हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में 5th वीडियो डिस्कस कर रहे हैं हम। उसमें हम करेंगे इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। उससे पहले हम लेवल ऑफ टीचिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव टीचिंग और साथ साथ मॉडल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो देखिए कि टीचिंग के मॉडल्स कौन से होते हैं, उसके बाद देखिए मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस कौन सी होती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस कौन सी होती है या फिर हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग किसको बोलते हैं। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मीन्स हम कह सकते हैं कि वो ग्राउंड रूल या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो एक टीचर यूज़ करता है अपनी टीचिंग में। मतलब जब भी कोई टीचर अब टीचिंग करता है तो उससे पहले वो कुछ ऐसे मैक्सिम्स हैं, ये हमारे 10 to 12 मैक्सिम्स हैं जो कोई टीचर यूज़ करता है टीचिंग करने से पहले। तो इसको हम मैक्सिम्स भी कह सकते हैं, ये हमारे कुछ रूल भी कह सकते हैं और हम इनको फंडामेंटल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो हर किसी के अपने अपने रूल होते हैं, वैसे ही टीचिंग के भी अपने एक मैक्सिम्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अभी टीचर को क्या करना चाहिए कि हमेशा कोई भी चीज़ वो सिंपल से शुरू करके कॉम्प्लेक्स पर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर को कोई टेक्निकल टर्म समझानी है तो टीचर स्टार्टिंग में ही उस टेक्निकल टर्म को या उस डेफिनेशन को समझाना शुरू कर देगा। पहले टीचर को एक सिंपल चीज़ से शुरू करना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ या फिर टेक्निकल टर्म बहुत जल्दी सीख जाए। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले टीचर को एग्जांपल्स यूज़ करने चाहिए। एग्जांपल्स यूज़ करने चाहिए, एग्जांपल से फिर कंसेप्ट पे आना चाहिए और कंसेप्ट के बाद जो टीचर टेक्निकल टर्म या फिर जो टीचर डेफिनेशन समझाना चाह रहा है बच्चों को वो समझानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सिंपल एग्जांपल से वो चीज़ शुरू करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें नाउन की डेफिनेशन बतानी है बच्चों को, तो अगर हमने बच्चों को स्टार्टिंग में नाउन की डेफिनेशन देनी शुरू कर दी तो फिर बच्चे जो है नाउन की डेफिनेशन को याद नहीं कर पाएंगे। नाउन की लर्निंग परमानेंट होगी, वो क्रैम करके लर्न तो कर लेंगे पर वो परमानेंट लर्निंग नहीं होगी। तो अभी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें सिंपल से शुरू करना चाहिए, मीन्स हमें एग्जांपल से चीज़ को शुरू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि आगरा, फिर हमने कोई नाम लिख दिया राम, तो अभी हम बच्चे को बोल रहे हैं कि आगरा क्या है, तो बच्चे बोलेंगे एक प्लेस है। फिर हम बोलेंगे राम क्या है, तो बच्चे बोलेंगे नेम। ऐसे ही हम कोई चेयर लिख दिया हमने, तो ये चेयर क्या है, एक थिंक है। तो हम इन एग्जांपल्स के थ्रू बच्चे को डेफिनेशन बताएंगे कि जब नेम प्लेस और थिंग इज़ नोन एज नोन, मतलब कि किसी भी वस्तु के कोई भी वस्तु है उसका नाम, उसके स्थान या फिर उसकी जो जगह है, नेम प्लेस और थिंग को ही हम संज्ञा कहते हैं, ये नाउन कहते हैं। तो फिर जब तक हम उसको एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक बच्चा कंसेप्ट भी नहीं सीखेगा। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की डेफिनेशन या कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टेक्निकल टर्म सिखानी है तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करना चाहिए। अगर हम उसको पहले सिंपल चीज़ सिखाएंगे फिर उससे कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे तो बच्चा जल्दी लर्निंग करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या शुरू करना है, इसमें एग्जाम्पल से फिर कंसेप्ट और कंसेप्ट से टेक्निकल टर्म। हम डायरेक्ट टेक्निकल टर्म पर डायरेक्ट कंसेप्ट पर नहीं जाएंगे। जो बच्चे को पहले से एग्जाम्पल दो ताकि बच्चा उस चीज़ से कनेक्ट हो सके। जब बच्चा कनेक्ट होगा तभी वो उस कंसेप्ट को सीखेगा। सेकंड आता है फ्रॉम नोन टू अननोन। अब नोन टू अननोन का मतलब क्या हुआ, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जैसा ही है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हम वही यूज़ करते हैं कि जो बच्चे को पता है हम उसी एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं ताकि बच्चा कॉम्प्लेक्स चीज़ तक पहुंच पाए। वैसे ही सेकंड है फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब कि जो बच्चे को पता है। अभी बच्चे को क्या पता है, मतलब इसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे को पता है, जो बच्चे को ज्ञात है, उससे हम वो चीज़ सिखाएंगे जो उसको नहीं पता।
तो अब ये भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जैसा ही है। अभी जो अगर हमने शुरू में ही बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया, जो उनको जिस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो बच्चा उस चीज़ से कनेक्ट नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल है कि अब अगर हमें बच्चे को सिखाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अब बच्चे को डायरेक्ट अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। पर बच्चे को ब्रीथिंग के बारे में पता है कि सांस लेना क्या होता है। अगर बच्चे को ब्रीथिंग के बारे में पता है तो फिर हम उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट वो अननोन चीज़ बता रहे हैं बच्चे को, मीन्स हम डायरेक्ट ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाएगा। पर बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में नहीं पता, पर बच्चे को ब्रीथिंग के बारे में पता है। तो अगर हम बच्चे को पहले ब्रीथिंग के बारे से मतलब ब्रीथिंग से शुरू करके रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा रहे हैं, तो बच्चा जो है इस चीज़ से कनेक्ट भी होगा और साथ साथ उसकी लर्निंग भी परमानेंट होगी। तो मैक्सिमम टीचिंग करने का मेन जो है मतलब मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो परमानेंट हो और जो बच्चा है वो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखे और समझे। तो अगर हमें कोई भी अननोन चीज़ सिखानी है बच्चे को, तो उस अननोन चीज़ सिखाने से पहले हम वो नॉन चीज़ पता करेंगे जो बच्चे को पता है। अब बच्चे को ब्रीथिंग के बारे में पता है तो हमने उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम सिखा दिया। अगर बच्चे को डायरेक्ट हम इसे सिखाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सेकंड मैक्सिमम हमारा क्या था, नोन टू अननोन, मतलब पहले बच्चे को वो सिखाओ जो उन्हें पता है, उसके बाद हम जाएंगे अननोन की तरफ। थर्ड आता है फ्रॉम सीन टू अनसीन। ये भी वही है कि पहले वो बच्चे को बताओ जो वो देख चुका है या जिसके बारे में उसे नॉलेज है, उसके बाद वहाँ पर लेकर आओ जहाँ उसको कोई नॉलेज नहीं है, जहाँ पर वो नहीं देख सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बच्चे को सिखाना है कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या था, अभी ना तो बच्चे ने फ्यूचर देखा है ना बच्चे ने पास्ट देखा है, उससे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा बच्चे को प्रेजेंट के बारे में। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो पहले बच्चे को उस चीज़ का प्रेजेंट या वो जो भी चीज़ सिखा रहे हैं बच्चे को उसके पहले उसको प्रेजेंट पता होना चाहिए, उसके बाद ही वो अनसीन चीज़ देख सकता है। अगर डायरेक्ट हम उसको अनसीन चीज़ दिखाएंगे तो फिर वो बच्चा जो है लर्निंग नहीं, मतलब बच्चा उस कंसेप्ट ही नहीं समझ पाएगा कि हमें सीखना क्या है। उसके बाद है फोर्थ हमारा कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट हमने CDP की वीडियो में डिस्कस किया था कि कंक्रीट वर्ड क्या होता है और अब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्या होता है। तो कंक्रीट वर्ड वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वी कैन टच और फील, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जो उसको हम ना टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारी कल्पनाएं होती हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना फील, मतलब ना टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। कंक्रीट वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं और सी कर सकते हैं, पर अब्स्ट्रैक्ट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं और ना हम सी कर सकते हैं, मतलब ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइडिया है और कोई भी फीलिंग है जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में ही है तो सिर्फ वो अब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर हमें बच्चे को कोई भी चीज़ ऐसी सिखानी है, जो कोई आइडिया सिखाना है, कोई ऐसी भी चीज़ जो बच्चे ने नहीं देखी या जो बच्चे को नहीं समझ में आएगी स्टार्टिंग से, जो सिर्फ इमेजिनेशन है एक, तो पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे जो बच्चे को पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें बच्चे को बोर्ड मास का फॉर्मूला सिखाना है तो बोर्ड मास के फॉर्मूले को सिखाने से पहले हम बच्चे को सिर्फ मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इनसे बताएंगे, क्योंकि बच्चा जो है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई से पहले से वो बच्चा उन चीज़ को देख भी चुका है, कैसे वो यूज़ होते हैं उनको पता है। अगर इनसे हम बोर्ड मास पे जाएंगे तो बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास का एक वो चीज़ वो आइडिया है जो बच्चे को सिखाना है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई ऐसी चीज़ सिखानी है तो पहले हम वो चीज़ सिखाएंगे जो बच्चे को पता है या बच्चे को जिनको बच्चा देख सकता है, जिसके बारे में बच्चे को नॉलेज है, तो उससे हम सिखाएंगे बोर्ड मास। हम डायरेक्ट बोर्ड मास सिखाएंगे तो बच्चा जो है नहीं सीख पाएगा। तो ये थे हमारे मैक्सिम ऑफ टीचिंग। उसके बाद हमारा फिफ्थ मैक्सिम आता है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। तो पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी चीज़ ऐसे सिखानी है जो जनरलाइज हो, मतलब जो सबके लिए सेम हो, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ सिखानी है तो पहले हम वो चीज़ सिखाएंगे जो सिर्फ उसके लिए होगी।
मतलब कोई हम पहले पर्टिकुलर चीज़ को दिखाकर ही उसको जनरल चीज़ दिखाएंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें वही हम लेते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी में क्या है कि अगर बच्चे को एक पर्टिकुलर चीज़ समझाएंगे हम पहले कि भाई बच्चे न्यूटन ने कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती हुई नीचे देखी, मतलब ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो वो नीचे धरती पर आके ज़मीन पर आकर गिरेगी। तो जब बच्चे को पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी उसके बाद ही वो जनरलाइज हो सकता है। अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग में बताएंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है तो बच्चा नहीं सीखेगा। पहले हम पर्टिकुलर चीज़ से शुरू करके जनरल पर जाएंगे। इसका आप अपने हिसाब से भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। मतलब मेन फोकस हमारा किस बात पे है कि हम पहले कोई भी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर बताएंगे कि वो पर्टिकुलर है क्या चीज़, उसके बाद हम जो है जनरल सिखाएंगे। तो अब डायरेक्ट हम जनरल पर जाएंगे तो वो जो बच्चा है वो उस चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद 6th मैक्सिम है हमारा फ्रॉम होल टू पार्ट। तो होल टू पार्ट जो है हमारा 6th मैक्सिम है टीचिंग का। तो होल टू पार्ट सबसे पहले बात करते हैं हम कि होल टू पार्ट एक गेस्ट्रल साइकोलॉजी ने दिया था। मतलब आप उसको अगर ऐसे भी याद रखोगे गेस्ट्रल साइकोलॉजी का जो मेन कौन सा मैक्सिम दिया गेस्ट्रल साइकोलॉजी ने, तो वो होल टू पार्ट दिया था। अब हम होल टू पार्ट को डिस्कस करेंगे कि इस मैक्सिम में क्या कहा गया है। होल टू पार्ट में सबसे पहले हम उस चीज़ को संपूर्ण देखेंगे, पूरा देखेंगे, उसके बाद हम उसके पार्ट्स देखने शुरू करेंगे। अब इसका एग्जांपल है कि सबसे पहले हम पूरे ट्री को देखते हैं, उस ट्री को देखने के बाद उसकी ब्रांचेस को देखते हैं, उसके लीव्स को देखते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि हमने सबसे पहले एक पत्ता देखा, उसके बाद फिर हमने एक और पत्ता देखा, फिर हमने एक और पत्ता देखा। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, पूरे पेड़ को देखेंगे। पूरे ट्री को देखने के बाद हम किसको देखेंगे, उसके ब्रांचेस को। तो फर्स्ट वी सी ट्री, देन आफ्टर सी ट्री वी सी इट्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम पूरे चीज़ को देखते हैं, संपूर्ण चीज़ को देखते हैं, उसके बाद उसके ब्रांचेस को देखेंगे, उसके बाद उसके पार्ट को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट पहले उसकी ब्रांचेस देखी, उसकी लीव्स देखी, उसके बाद हमने पूरा पेड़ देखा है, पूरा ट्री देखा। तो होल टू पार्ट जो है हमारा वही मैक्सिम है कि सबसे पहले हम उस किसी भी चीज़ को अगर हमें मतलब दिखाना है बच्चों को, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को संपूर्ण दिखाएंगे, उसके बाद उसकी ब्रांचेस, उसके बाद उसके पार्ट को दिखाएंगे, उसके पार्ट को समझाएंगे। होल टू पार्ट का एग्जांपल एक और हो सकता है कि हमने अगर किसी चैप्टर को समझाना है बच्चे को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पूरे चैप्टर का क्रक्स बताएंगे। अभी हमें कोई स्टोरी सुनानी है, तो मतलब कोई चैप्टर पढ़ाना है, उसमें कोई स्टोरी है, तो हम उस स्टोरी का मेन जो क्रक्स है कि शुरू में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, मतलब बीच मेन जो क्रक्स है वही बताएंगे। उसके बाद हम पूरे चैप्टर को रीड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस चैप्टर को एक एज ए होल देखा, मतलब एक क्रक्स हमने निकाला कि पूरे चैप्टर में है क्या चीज़। उस चैप्टर का पूरे एज ए होल देखा कि उस चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में क्या है। उसके बाद हमने चैप्टर के पार्ट्स को पढ़ना शुरू किया कि पार्ट 1 में क्या चीज़ थी, पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उस पूरे चैप्टर को एज ए होल रीड किया, एज ए क्रक्स रीड किया है कि पूरे चैप्टर में, पूरे संपूर्ण चैप्टर में क्या जो मेन संक्षिप्त वर्णन कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस किया कि मेन उस चैप्टर का क्या क्रक्स है। हमने उसको एज ए होल देखा, पहले उसको एज ए होल रीड किया, उसके बाद हमने उस चैप्टर के पार्ट्स को रीड किया। तो ये हमारा क्या होगा, होल टू पार्ट्स। मतलब सबसे पहले हम उस चीज़ के होल को चेक करेंगे, पूरे संपूर्ण चीज़ को देखेंगे कि वो संपूर्ण क्या है, मतलब संपूर्ण क्या चीज़ कहना चाह रहा है। वो संपूर्ण चीज़ को देखकर फिर हम उसके पार्ट्स को समझाएंगे। अगर कोई टीचर चैप्टर समझाएगा, सबसे पहले उसका क्रक्स समझाएगा। कोई पोएम समझाएगा, सबसे पहले उस पोएम का मेन जो मोटिव है, मेन जो क्रक्स है, पहले वो समझा के उसके बाद पोएम की लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करता है। तो वो वही बात होगी, सबसे पहले टीचर होल टू पार्ट मैक्सिम को यूज़ कर रहा है। सबसे पहले वो संपूर्ण चीज़ बता रहा है, मेन होल उसका जो क्रक्स है वो बता रहा है, उसके बाद वो उसके पार्ट्स को डिस्कस कर रहा है। तो ये हमारा था गेस्ट्रोल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दिया गया है होल टू पार्ट। तो गेस्ट्रोल साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है कि या तो हम, मतलब उसमें वही बात है कि हम टॉपिक का क्या देते हैं कि ओवरव्यू देते हैं। मतलब हमने टॉपिक का एक क्रक्स दिया, ओवरव्यू दिया, ओवरव्यू मीन्स एज ए होल दिया, उसके बाद हमने उस टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट रीड करना शुरू किया। तो ये हमारा था होल टू पार्ट मैक्सिम, जो कि किसने दिया है, गेस्ट्रोल साइकोलॉजी ने दिया है।
गैस्ट्रोल साइकोलॉजी है मतलब इसका मेन जो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैक्सिम आता है फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट। फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट का मीन्स ये है कि अगर हमें कोई भी चीज़ वो बतानी है जो कि इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब हमें कोई ऐसी चीज़ बतानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम अगर स्टार्स को काउंट करना चाहेंगे उसमें स्काई में, तो हम वो तो इनडेफिनेट है, उसको तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें बच्चों को एक डेफिनेट चीज़ सिखानी होगी। मीन सबसे पहले हमें बच्चों को नंबर सिखाने होंगे, उसके बाद जो है वो कुछ हद तक इनडेफिनेट चीज़ सीख सकता है। पर अगर बच्चों को डेफिनेट चीज़ ही नहीं पता होगी तो वो जो है इनडेफिनेट भी नहीं बताएगा। मतलब कि अगर बच्चों को इनडेफिनेट नॉलेज देनी है तो पहले बच्चों को एक डेफिनेट मीन्स एक लिमिटेड नॉलेज जो है हमें उस चीज़ की देनी होगी। उसके बाद हम उस चीज़ को इनडेफिनेट या मतलब बहुत ज़्यादा बता सकते हैं। जब तक उसको कुछ भी नॉलेज, नंबर्स की नॉलेज नहीं है, तो वो स्टार्स को काउंट करने का मतलब ही नहीं बनता। तो अगर बच्चे को कुछ डेफिनेट चीज़ की नॉलेज है उसके बाद ही वो इनडेफिनेट चीज़ से कनेक्ट हो सकता है। अगर डेफिनेट चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो बच्चा इनडेफिनेट चीज़ से भी कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अगर हमें कोई भी चीज़ जो लॉजिकल है वो बच्चे को सिखानी है तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक साइकोलॉजिकल चीज़ जो है बच्चे को सिखानी होगी। साइकोलॉजिकल मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है हमारा एक इनिशियल स्टेज है। अगर हमें बच्चे को कोई भी लॉजिकल चीज़ सिखानी है तो उससे पहले हम एक उसको साइकोलॉजी के रूप में दिखाएंगे, उसको एक मनोवैज्ञानिक चीज़ के रूप में दिखाकर ही उसको फिर हम लॉजिकल चीज़ सिखा सकते हैं। तो जो हमारी साइकोलॉजी स्टेज है वो हमारी इनिशियल स्टेज होती है, सबसे पहले हम वही सिखाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रोन अप करते हैं लर्नर्स को, ताकि वो उस लॉजिकल चीज़ से भी कनेक्ट हो सके। तो ये हमारी मैक्सिम था साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। सबसे पहले हम साइकोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, वही हमारी इनिशियल स्टेज है। उसके बाद हम बच्चों को और लर्नर को ग्रोन करके मतलब उनको उनके जो चीज़ जो नॉलेज उसको अपडेट करेंगे ताकि वो जो लॉजिकल चीज़ है वो भी सीख पाए। उसके बाद है फ्रॉम एनालिटिक टू सिंथेसिस। तो फ्रॉम एनालिटिक टू सिंथेसिस। अब एनालिटिक का हमें पता है, एनालिटिक मीन्स जब कोई भी चीज़ हम उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें। एनालिटिक टू सिंथेसिस। देखो एनालिटिक मतलब हमने उस जो भी चीज़ हम समझना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं, पहले हम उसको डिवाइड करेंगे इनटू पार्ट्स, डिवाइड इनटू पार्ट्स, ताकि जो कोई भी चीज़ है जो पहले पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम धीरे धीरे एक अंडरस्टैंड करेंगे एक एक पार्ट को। तो अंडरस्टैंड या कनेक्ट विद वन पार्ट विद पार्ट्स। तो एनालिटिक टू सिंथेसिस मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर हमें पूरी कोई लंबी लाइन दे दी गई, वो रीड करने के लिए कहा तो हम नहीं रीड करेंगे। पहले हम उसके 3 अक्षर रीड करेंगे, फिर हम उसके 3 अक्षर रीड करवाएंगे, फिर 3 अक्षर। मतलब क्या है कि अगर बच्चे को पूरा सेंटेंस पढ़वाना है, ऐसा इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर बच्चे को पूरा सेंटेंस पढ़वाना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको दो अक्षर के जो है 2 अक्षर को जोड़कर पढ़ना सिखाएंगे, फिर हम उसको 3 अक्षर का जोड़कर पढ़ना सिखाएंगे, फिर हम उसको 4 अक्षर जोड़कर पढ़ना सिखाएंगे। धीरे धीरे करके जो है वो पूरे सेंटेंस को रीड करेगा। पूरे सेंटेंस को तभी रीड करेगा जब वो पार्ट में चीज़ें सीखेगा। अगर वो पार्ट में नहीं सीखेगा तो वो पूरे सेंटेंस को भी नहीं रीड कर पाएगा। तो सबसे पहले हम पूरी लाइन को, पूरे सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। भाई 2 डिजिट का है, 3 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स का है। उसके बाद हम एक एक पार्ट को रीड करने सिखाएंगे, कि पार्ट को समझाएंगे। उसके बाद क्या बच्चा जो पूरे सेंटेंस को पढ़ पाएगा। तो एनालिटिक टू सिंथेसिस मतलब कि सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस जो हमें पढ़ाना है, कोई भी चैप्टर हमें जो पढ़ाना है, फिर कोई भी चीज़ जो समझानी है, उसको हम पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद ही हम एक एक पार्ट को समझा के फिर उसको पूरी जो सेंटेंस है, जो भी चैप्टर है वो समझाएंगे। तो मेन क्रक्स क्या हुआ इसका, सबसे पहले जो भी चीज़ हमें सिखानी है उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर एक एक पार्ट को समझाओ। उसके बाद वो जो भी हमें चीज़ समझानी थी कंप्लीट वो उसको समझाओ। अगर हम उसको स्टार्टिंग में वो कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे, पढ़वाएंगे, तो बच्चा कंप्लीट सेंटेंस नहीं पढ़ पाएगा। पर अगर हमने उस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर वो एक एक पार्ट हमने उसको समझाया, तो उससे क्या होगा, बच्चे को वो पूरा सेंटेंस भी पढ़ना आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको
पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक एक पार्ट समझा के उसको कंप्लीट सेंटेंस रीड करवाना सिखा देंगे मतलब। उसके बाद आता है हमारा फॉलो नेचर। फॉलो नेचर मतलब इसमें क्या है कि हमें, अब ये तो हमने देख लिया कि बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है या फिर होल टू पार्ट सिखाना है, डेफिनेट टू इनडेफिनेट सिखाना है, पर साथ साथ क्या है, हमें फॉलो नेचर मतलब बच्चे का नेचर कैसा है हमें वो भी फॉलो करना है कि बच्चे का एजुकेशन से जो है कैसे नेचर है बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने एजुकेशन को रेगुलेट करना। अगर बच्चे का नेचर ऐसा है कि वो नहीं सीख सकता या फिर उसकी स्लो लर्निंग है और हम अपने स्पीड से चले जा रहे हैं तो फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा। जैसे बच्चा का नेचर है, जैसे बच्चा सीख सकता है, पहले हमें उसी अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन को, अपने मेथड को रेगुलेट, अपने मेथड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बच्चे को सिखा सकते हैं। मतलब इसमें मेन बात क्या है, फॉलो नेचर ऑफ पुपिल ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें जो स्टूडेंट्स है, जो पुपिल्स है, उनका नेचर भी फॉलो करना चाहिए, उनके नेचर को समझना चाहिए कि कैसे बच्चा समझ सकता है, बच्चा कैसे लर्नर है। उसके नेचर को फॉलो करने के बाद, उसको समझने के बाद ही हमें अपने मेथड को यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर हमें नीड हो तो हम अपने मेथड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसे बच्चे का नेचर हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में मेन बात क्या है कि सेंसेस हमारे क्या होते हैं, आइज़, नोज़, ईयर, स्किन और टंग। तो ये हमारे जो है सेंसेस हैं। तो मेन प्रोपोनेंट क्या होता है हमारे मैक्सिम का, सेंसेस ही होते हैं। अगर हमारे सेंसेस जो हैं अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छे से हम अगर टीचिंग पर अप्लाई करना सीख जाएंगे कि कहाँ हमें मतलब किस चीज़ का हमें कैसे यूज़ करना है, अपने सेंसेस को कैसे यूज़ करना है टीचिंग में, तो फिर क्या होगा, बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। तो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एक मेन प्रोपोनेंट है। ये बात किसने कही थी, मॉन्टेसरी फ्रोबल ने। तो ये बात फ्रोबल ने कही थी कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस इज़ मेन प्रोपोनेंट या फिर मेन मैक्सिम ऑफ टीचिंग। अगर टीचर को अपने सेंसेस का यूज़ नहीं करना आएगा तो बच्चा, जो टीचर है वो एक सक्सेसफुल टीचर नहीं है, या फिर जो टीचर है वो बच्चे को एक नहीं समझा पा रहा अपने सेंसेस के थ्रू, तो जो बच्चा है वो नहीं समझ पाएगा। तो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस इज़ अ मेन प्रोपोनेंट ऑफ टीचिंग या मेन मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज़ सेट बाय मॉन्टेसरी फ्रोबल। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एक मेन प्रोपोनेंट, एक मेन मैक्सिम, ये बात किसने कही थी, मॉन्टेसरी फ्रोबल ने कही थी। तो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस मीन्स ईयर, आइज़, नोज़। तो टीचर को पता होना चाहिए कि कहाँ उसको जो है सिर्फ मतलब एक्सप्रेशन से चीज़ सिखानी है, कहाँ उसको बोल कर चीज़ सिखानी है, मतलब कहाँ उसको टंग का यूज़ करना है, कहाँ उसको आई का यूज़ करना है, कहाँ ईयर का यूज़ करना है। टीचर को सारी सेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक जो टीचर है वो सारी सेंसेस को यूज़ नहीं कर पाएगा टीचिंग में कि कहाँ उसको कैसे चीज़ यूज़ करनी है, तब तक टीचर है वो बच्चों को नहीं समझा पाएगा। उसके बाद हमारा एक लास्ट प्रोपोनेंट है, उसका नाम है इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी एक अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चे को सेल्फ स्टडी करना आ गया तो क्या है कि बच्चा एक टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको किसी पर डिपेंड होने की नीड नहीं होती। पहली बात तो इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी जो है एक डाल्टन सिस्टम भी हम इसको कहते हैं, डाल्टन सिस्टम, ये कि उसको हम डाल्टन सिस्टम भी कहते हैं कि सेल्फ स्टडी को इनकरेज करना। सिस्टम कौन सा, डाल्टन सिस्टम है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि डाल्टन सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि बच्चे में सेल्फ स्टडी की जो स्किल है उसको भी इनकरेज करना चाहिए, उसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी करे। मतलब बच्चा खुद से सीखे, खुद से वो स्टडी करना सीखे, ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, इंडिपेंडेंट होकर वो पढ़ सके। अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो वो उसको किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, किसी टीचर पे या किसी भी चीज़ पर डिपेंड होना पड़ेगा, तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं है जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी करना नहीं सीख सकता। तो इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी भी एक अच्छा मैक्सिम है हमारे टीचिंग का। तो हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जितने भी हमने मैक्सिम किए हैं, मतलब एक रिवाइज सा हो जाएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हमने क्या था, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम बच्चों को सिंपल चीज़ सिखाएंगे, उससे हम फिर कंसेप्ट सिखाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने टेक्निकल टर्म पर जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिखाने से पहले हम सिंपल चीज़ सिखाएंगे, सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे ताकि बच्चा कॉम्प्लेक्स चीज़ भी सीख पाए।
सेकंड आपने क्या था, फ्रॉम नोन टू अननोन। तो अगर कोई बच्चे को अननोन चीज़ सिखानी जिसके बारे में उसको नहीं पता है, तो सबसे पहले हम उसको नोन चीज़ सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल था इसमें कि अगर हमें उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सिखाना है, जो बच्चे को नहीं पता, जो अननोन है बच्चे के लिए, तो उससे पहले बच्चे को जो ब्रीथिंग के बारे में पता है, वहाँ से हम शुरुआत करके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाएंगे, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो। नेक्स्ट है फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो बच्चे को पता है, जो बच्चा देख सकता है, उसके बाद हम उसको अनसीन दिखाएंगे। डायरेक्ट अगर हम कहेंगे कि एप्पल है, तो कुछ नहीं बच्चे ने कभी देखा तो वो नहीं समझ पाएगा कि एप्पल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले वो चीज़ दिखाएंगे जो बच्चे को पता है, ताकि वो अनसीन चीज़ से भी कनेक्ट हो सके। उसके बाद है फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम बच्चे को वो चीज़ सिखाएंगे जो बच्चा देख सकता है, फील कर टच कर सकता है। उसके बाद हम उसको वो चीज़ सिखाएंगे, मतलब कंक्रीट दैट मीन जिसको वो टच कर सकता है, सी कर सकता है, देख सकता है। और अब्स्ट्रैक्ट वो जो सिर्फ फील कर सकता है, जो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में है, जैसे आइडियाज़ हो गए। तो अगर हमें कोई उसको ऐसे इमेजिनेशन वर्ड सिखाना है, या फिर कोई हमें ऐसी आइडिया उसको के बारे में बताना है, तो उससे पहले हम उसको कंक्रीट चीज़ के बारे में नॉलेज देंगे, ताकि जो है बच्चा वो उस इमेजिनेशन से भी कनेक्ट हो सके। उसके बाद है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, जिसको हम इंडक्टिव टीचिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बच्चे को एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं, ताकि वो जनरल भी सीख जाए कि जनरल वो चीज़ कैसे काम करेगा, मतलब या वो चीज़ कैसे जनरल हो सकती है। उसके बाद है फ्रॉम होल टू पार्ट, ये एक गेस्ट्रोल साइकोलॉजी भी हम इसको कहते हैं। तो होल टू पार्ट जो है, इसमें वो एग्जांपल था हमारा कि सबसे पहले हम एक ट्री देखते हैं, मतलब एज ए होल देखते हैं चीज़ को, उसके बाद उसके पार्ट्स को चेक करते हैं। तो होल टू पार्ट मीन्स सबसे पहले अगर हमें कोई चैप्टर पढ़वाना है, रीड करवाना है, तो सबसे पहले हम उस चैप्टर का एक क्रक्स जो है, या फिर एज ए होल ओवरव्यू जो बच्चे को देंगे, उसके बाद उस चैप्टर के पार्ट्स को पढ़ना शुरू करें। कि डायरेक्ट हमने पार्ट से पढ़ना शुरू किया तो बच्चा बोर हो जाएगा और उसके एक चैप्टर के एंड तक पहुंचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम बच्चे को एक ओवरव्यू देंगे, उसका क्रक्स देंगे, ताकि बच्चे को पार्ट्स में भी इंटरेस्ट बने। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल यूज़ करेंगे, मतलब एज ए क्रक्स ओवरव्यू जो बच्चे को प्रोवाइड करेंगे उस चैप्टर का, जो भी हमें सिखाना है, उसके बाद उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है फ्रॉम डेफिनेट टू इनडेफिनेट। अगर हमें कोई भी चीज़ जो इनडेफिनेट है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो चीज़ सिखानी, तो पहले हम वो सिखाएंगे जिसको हम डेफिनेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अगर हमें कोई ऐसी लॉजिकल कंडीशन, लॉजिकल टर्म सिखाने, तो सबसे पहले हम उसको मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, ताकि बच्चा लॉजिकल चीज़ भी सीख पाए। नेक्स्ट है फ्रॉम एनालिटी टू सिंथेसिस। एनालिटी दैट मीन कोई भी चीज़ थी या फिर कोई भी नॉलेज जो हमें बच्चों को प्रोवाइड करने है, पहले हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और फिर सिंथेसिस दैट मीन जिसमें एक एक पार्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बच्चा वो होल चीज़, वो कंप्लीट चीज़ भी सीख पाए। इसमें एग्जांपल हमने लिया था कि अगर हमें कोई सेंटेंस कंप्लीट रीड करवाना है बच्चे से, तो वो सेंटेंस कंप्लीट तभी रीड कर पाएगा जब उसको एक एक पार्ट की नॉलेज होगी। तो यहाँ पर हम पहले उस सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करेंगे कि 2 वर्ड्स कौन से हैं, 3 वर्ड्स जो है वर्ड कौन से हैं। फिर हम बच्चे को 2 वर्ड्स रीड करना सिखाएंगे, 3 वर्ड्स को रीड करना सिखाएंगे, ताकि बच्चा जो कंप्लीट सेंटेंस भी रीड कर पाए। तो एनालिटी टू सिंथेसिस दैट मीन जिसमें सबसे पहले हम उस सेंटेंस को, किसी भी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो पार्ट्स फिर वो एक एक पार्ट समझेगा, ताकि वो कंप्लीट चीज़ भी सीख पाए। नेक्स्ट है फॉलो नेचर। फॉलो नेचर मतलब कि यहाँ पर हम लिखते हैं फॉलो नेचर ऑफ पुपिल, मतलब जो टीचर है उसको बच्चे का नेचर पता होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपने मेथड्स को यूज़ कर सके कि बच्चे का नेचर कैसा है, अपने लर्निंग को लेकर कैसा वो लर्न करता है, कैसा वो लर्नर है, उसका नेचर पता होगा। उसके अकॉर्डिंग जो टीचर अपने मेथड को यूज़ करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जो मॉन्टेसरी फॉर्बल ने कहा था कि एक मेन प्रोपोनेंट है या फिर मेन मैक्सिम है टीचिंग का। तो ये मॉन्टेसरी फॉर्बल ने कहा था, ये हमने साइड में मेंशन किया हुआ है साथ साथ। 3 ही इसमें मेन थे, तो गेस्ट्रोल साइकोलॉजी, एक मॉन्टेसरी फॉर्बल, एक डाल्टन सिस्टम है। तो मॉन्टेसरी फॉर्बल ने कहा था कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस मेन प्रोपोनेंट है टीचिंग का। सेंसेस दैट मीन ईयर, आई, नोज, मेन जो हमारे सेंसेस है 5 सेंसेस। अगर टीचर को उन 5 सेंसेस का यूज़ अच्छे से करना आएगा, तो जो उसकी टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी और सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट ऑफ टू सेल्फ स्टडी, मतलब अब जो टीचर है, पहली बात तो डाल्टन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। दूसरी बात कि अगर कोई भी टीचर है वो बच्चों को इंकरेज करता है सेल्फ स्टडी के लिए, तो फिर जो बच्चा है वो ज़्यादा लर्निंग करेगा। दूसरी बात, वो सेल्फ स्टडी करेगा तो वो खुद से कोई नई 4 टर्म सीखेगा, और नई जो है एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अगर सेल्फ स्टडी करेगा तो नई नई चीज़ रिसर्च करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी लर्निंग परमानेंट होगी प्लस इफेक्टिव भी होगी। तो टीचर को इंकरेज करना चाहिए कि बच्चा सेल्फ स्टडी भी करे। तो ये हमने डिस्कस किया कंप्लीट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग।
जो हमारे काफ़ी एग्ज़ाम में, जितने टीचिंग एग्ज़ाम सब में होता है क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से, जैसे कि केवीएस हो गया, सीटेट हो गया, एसटेट है, या फिर यूजीसी नेट का पेपर है हमारा, तो जो सा भी एग्ज़ाम होगा टीचिंग के का, तो उसमें सभी में ये यूज़ होता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। तो आप, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर भी कोई डाउट आप इस वीडियो से या फिर इस टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।